नमस्कार दोस्तों, PN द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जो मेरी समझ से महत्वपूर्ण है, उसे आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं और आगे कुछ न कहते हुए पहले वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आप जानते हैं कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन आता है, इसे देखिए। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और री आता है, जबकि दीर्घ स्वर में आ, बड़ी और बड़ा ऊ आएगा। जो संयुक्त स्वर है उसमें ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। अब आगे अयोगवाह की बात करें। अयोगवाह वो वर्ण होते हैं जो न तो स्वर में उनकी गणना होती है और न ही व्यंजन में। इसमें अंग और अह दो वर्ण आते हैं। अब कंठ में अ और आ स्वर का उच्चारण होता है कंठ से, जबकि तालव्य से ई और बड़ी ई का। अब ओष्ठ से बात करें तो उ और बड़ा ऊ का जो है उच्चारण ओष्ठ से होता है। और मूर्धन्य जो है, मूर्धन्य से री का उच्चारण होता है, जबकि कंठ और ओष्ठ से ओ, औ और दंतोष्ठ से ए, ऐ का उच्चारण होता है। अब मुख के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण करें, जो स्वर वर्ण है उसका वर्गीकरण करें, तो विपरीत, अर्ध विपरीत, संवृत और अर्ध संवृत, इन 4 भागों में उसे बांटा जाता है। विपरीत में आ आता है, जबकि अर्ध विपरीत में ऐ, औ और अ आता है। और अर्ध संवृत में ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ आता है, जबकि अर्ध संवृत में ए और ओ आता है। और जिह्वा के स्थान पर स्वर वर्णों का अगर जो वर्गीकरण करें तो 3 भागों में बांटा जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये अग्र स्वर इसे बोलते हैं, पहले को अग्र स्वर बोलते हैं, जिससे ई, ए और ऐ का उच्चारण होता है, जबकि मध्य स्वर जो हर परीक्षा में लगभग आता है, इसमें इससे उच्चारण केवल अ का होता है। और पक्ष तो स्वर की बात करें तो उ, बड़ा ऊ, ओ और औ, आ और आ, ये जो है पक्ष स्वर से बोले जाते हैं। अब ये रहा स्वर। अब आपको व्यंजन के बारे में बताते हैं। तो व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से 3 वर्गों में रखा गया है व्यंजन को: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में कौन आता है, इसे देखिए। इसमें क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और ये 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह च वर्ग, और फिर जो है ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 जो है वर्ग होते हैं, और 5 वर्गों के आधार पे इसे लिखा जाता है, और इसे जो है स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। जिसमें से अगर जो च वर्ग जो है, च वर्ग जिसे च, छ, ज, झ, ञ, ये केवल स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन में इसकी गणना की जाती है। अब
अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो इसमें य, र, ल और व आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व आते हैं, जबकि ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इसमें स, स और स तथा ह आते हैं। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और त्र आते हैं। अब संयुक्त व्यंजन में कभी कभी पूछ देता है कि स्र में कौन कौन अक्षर मिलकर के बने होते हैं, तो इसे जानने के लिए आप जो है इतना जरूर जानें कि छ में क और खटकोर स का प्रयोग किया जाता है, जबकि त्र में त और र। इतना ध्यान रखें कि व्यंजन वर्ण है, इसलिए त में हलंत होगा, क में हलंत होगा, और फिर जब ज्ञ की बात करें तो ओ है ज और ञ, तो इसमें भी ज में हलंत होगा। जबकि स की बात करें तो इसमें स और र होगा, जिसमें स में हलंत लगा होगा। इस प्रकार हम व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किए थे: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इस व्यंजन में जो वर्ण हैं उनको कहाँ कहाँ क्या बोला जाता है, इसे भी देख लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें अर्ध स्वर में य, र, ल और व ये अर्ध स्वर में गिने जाते हैं, जबकि उत्क्षिप्त, जिसे द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण जो है कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, इतना जरूर ध्यान दें, इसमें र और ढ दोनों आते हैं, जबकि वक्ष में जो है न, ज, स, र और ल आते हैं। और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ये लुंठित है। लुंठित किसे कहते हैं? लुंठित जो है र को कहते हैं, जबकि इसमें पार्श्व एक है, पार्श्विक जिसे बोलते हैं, पार्श्विक जो है में केवल ल वर्ण आता है। इन दोनों वर्णों को जरूर ध्यान दें, लुंठित र, जबकि पार्श्विक केवल ल आता है। अब दंतोष्ठ में कभी कभी पूछता है कि कौन ऐसा वर्ण है जो 2 स्थानों से उच्चारण होता है, 2 स्थानों के मिलने से, तो उसमें व का गणना किया जाएगा। व इसमें दांत से भी और ओठ दोनों मिलने से, दांत और ओठ दोनों में मिलने से व का उच्चारण होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ बोलते हैं। आपको मैं पिछले वीडियो में सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो महाप्राण और अघोष होते हैं, जिसमें अघोष में स, स और स, तीनों स जो है अघोष में आते हैं, जबकि महाप्राण में स, स और ह भी आता है महाप्राण में, इतना ध्यान दें। और कभी कभी ये पूछ देता है कि ह अघोष है कि सघोष है, तो आपको मैं बता दिया कि अघोष में तीनों स आते हैं, ह नहीं आता है, तो इसलिए जो ह होगा वो सघोष में चला जाएगा। अब और ध्वनि की बात करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान दें कि औ जो है अंग्रेजी वर्ण का जो है शब्द है, अंग्रेजी से लिया गया ये शब्द है, सॉरी ध्वनि है, वर्ण है, ठीक, अंग्रेजी से लिया गया ये वर्ण है, और इसे ज़रूर ध्यान दें। और अगर जो स्वर की बात करें तो अपभ्रंश में 10 स्वर माने जाते हैं,
जो उससे पहले केवल 8 ही माने जाते थे। अ और औ स्वरों की कमी थी। अब वर्ण का समय की अगर जो बात करें तो 500 से 1000 ईस्वी तक का समय अपभ्रंश का काल माना जाता है। अब हम इससे अलग देखते हैं। अब ये रहा वर्णमाला का विषय जिसे मैं बता चुका हूँ। अब इससे अलग अगर जो देखूँ तो कभी कभी लड़के कंफ्यूज होते हैं, जो प्रतियोगी छात्र होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एक वचन है, कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। अब विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम जो है मैं दिखाया हूँ। तो इसमें एक वचन और बहुवचन देखिए, एक वचन और ये बहुवचन। लड़का को एक वचन में बोलते हैं और कभी कभी दे देता है कि लड़कों, हाँ, तो लड़कों को किस वचन में बोला जाता है। तो यहाँ लड़कों और लड़का ये दोनों जो है, जैसे लड़कों तो बहुवचन है, लेकिन इसमें अगर जो लड़के लिखते हैं तो उसे शुद्ध माना जाता है। कभी शुद्ध और अशुद्ध में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए लड़का का लड़के लिखें और गधा का गधे लिखें, बच्चा का बच्चे लिखें, तिथि का तिथियां लिखा जाता है, जबकि डिबिया का डिबियाँ लिखा जाता है। डिबिया अगर जो लिखा है तो उसका डिबियाँ लिखा जाता है, और चिड़िया लिखा है तो चिड़िया लिखा जाता है, जबकि गुड़िया लिखा है तो उसका बहुवचन गुड़ियाँ हो जाएगा। पाठक अगर जो लिखा है तो पाठकों नहीं लिखा जाएगा, उसका बहुवचन पाठक गण लिखा जाएगा, इतना ध्यान दें। और स्त्री लिखा है तो स्त्रियों नहीं लिख करके स्त्री जन अगर जो लिखते हैं तो उसे शुद्ध माना जाता है। अब ये इतना ही मैं एक वचन और बहुवचन को लिया हूँ। अब इसके बाद मैं उपसर्ग पर चलता हूँ। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कई भाषाओं के शब्दों को बने में समेटे हुए। तो उपसर्ग की बात करें तो इसमें भी केवल हिंदी के उपसर्ग नहीं हैं, संस्कृत से इन्होंने लिया है, फिर उर्दू से लिया है, और हिंदी का खुद का जो है वो है। तो कभी कभी पूछता है कि हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, या फिर उर्दू में कितने उपसर्ग हैं। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कहीं कहीं 22 दे देता है और कहीं 19 देता है, तो लेकिन हम 19 ही मानते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है, और उर्दू ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो इतना ध्यान दें कि ये 12 है। टोटल मिला के 41 उपसर्ग हो जाते हैं इन तीनों को मिला के। अब संस्कृत हिंदी के जो उपसर्ग हैं उन्हें भी जान लीजिए। अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, बी, शम, शु, अ, अन, अद्य, अन, औ, कभी औ लिखता है कभी अव लिखता है, दू, नी और बिन, भर, कु, क, सु और स। ये हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग जो शब्दों के शुरुआत में जिस शब्द या को जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अब
उर्दू के उपसर्गों की अगर जो बात करें तो आपको बताया था कि इसमें 12 उपसर्ग होते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं इसे जान लीजिए। अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, बद, बर, बिल, वे, ला और हम। इस प्रकार दोस्तों हिंदी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन थे उसको मैं बता चुका हूँ। विभक्ति के कुछ प्रश्न ऐसे थे जो हमें ज़रूरी लगा, उसे मैं बता दिया हूँ। अब उपसर्ग जो था उपसर्ग को ही बता दिया। आज की वीडियो बस मैं यहीं सीमित करता हूँ और आपसे केवल विनम्र निवेदन ये है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अगर जो अच्छा लगे आपको तो शेयर करें और लाइक करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।